सेकंड सर्वोच्च नागरिक, मतलब दूसरा सर्वोच्च व्यक्ति होता है। पहला व्यक्ति दूसरा व्यक्ति उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, देखिए उपराष्ट्रपति का जो पद है, क्या गप कर रहे हैं आप लोग जी? उपराष्ट्रपति का जो पद है वो अमेरिका में जो उपराष्ट्रपति का पद है अमेरिका के संविधान से लिया गया, अमेरिका के संविधान से लिया गया। अच्छा, ये नोट्स अभी ग्रुप में नहीं गया है क्या उपराष्ट्रपति का? अभी जस्ट भेज देता। प्रेरणा 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 गया। आ गया। देखिए, तो भूमिका में हम इतना चीज ही पढ़ते हैं और यहां से पूछता भी है। आर्टिकल 63 है, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। 64 क्या है? जो राष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ये देश का दूसरा सर्वोच्च पद होता है, देश का दूसरा सर्वोच्च पद होता है। और ये पद कहां से लिया गया? ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहां से लिया गया? अमेरिका के संविधान से लिया गया। क्लियर? कोई दिक्कत किसी को? नहीं। आगे बढ़े। अब देखिए आते हैं योग्यता। उपराष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यता होती है? वैसे इन सब के लिए भी अनुच्छेद आप याद रख सकते हैं, लेकिन जरूरी वैसा नहीं। देखिए, उपराष्ट्रपति बनने के लिए जो योग्यता होता है वो लगभग राष्ट्रपति में जो योग्यता होती है कुछ कुछ वैसा ही होता है, लेकिन यहां पे कुछ चेंजिंग होता है। क्या कोई दुख है? हाँ, तो पूरा एकदम से हाँ गाल पे हाथ रख के लग रहा है सोच रहे हैं। योग्यता में देखिए, सबसे पहला अगर देखा जाए तो हम भारत का नागरिक होना चाहिए, पहला चीज। ये राष्ट्रपति में भी था। उम्र मिनिमम कितना होना चाहिए? मिनिमम जो एज होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 35 वर्ष होना चाहिए। वहां पे था लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, यहाँ पे राज्यसभा सदस्य बनने की क्या रखता हो? राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। लाभ के पद पर वहां पे भी नहीं था, यहाँ पे भी लाभ के पद पर होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। लाभ के पद पर कौन कौन सा पद भारतीय संविधान में लाभ का पद नहीं माना जाता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, केंद्र और राज्य के सारे मंत्री, वो लाभ का पद नहीं है, वहां लाभ नहीं होता है कि नहीं? तो लाभ के पद पे क्या होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। तो ये मोटा मोटी योग्यताएं होती है। इसके अलावा याद रखिए, हमने बताया था कि राष्ट्रपति के लिए जब चुनाव कोई लड़ता है तो वहां पे अनुमोदक और प्रस्तावक होते हैं। कितना कितना होता है? 50 अनुमोदक, 50 प्रस्तावक। यहाँ पे उसकी संख्या कितना होता है? 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक। मैं पहले ही बताया था, प्रस्तावक और अनुमोदक कुछ नहीं बल्कि आपके सपोर्टिव होते हैं। क्या रिकॉर्डिंग से नहीं हो रहा है? डिलीट किए? डिलीट कीजिए। आप सब कुछ करके जाइए यहाँ से, समझिए। कुछ करना नहीं था। हंस रहे हैं? डिलीट कर दीजिए, ठीक है। चलिए, तो इसकी योग्यता में हम लोग देख रहे हैं, भारत का नागरिक होना चाहिए। उम्र कितना होना चाहिए? 35 वर्ष होना चाहिए। राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। अनुमोदक कितना होना चाहिए?
20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होना चाहिए। इसके बाद हमने बताया था जब चुनाव के लिए जमानत राशि की जब बात आती है तो आरबीआई के पास कितना जमा करना होता था और राष्ट्रपति में, तो यहां पे भी 15,000 ही जमा करना होता है ना, यहां पे भी 15,000 ही जमा करना होता है। क्लियर? अच्छा, तो ये बीच से हो रहा होगा रिकॉर्डिंग? नहीं, ठीक है। ठीक है। 15,000 ही जमानत राशि के रूप में जमा होता है। और चुनाव के बाद जब कोई भी उम्मीदवार को 1/6 से कम वोट आता है तो हमने ये भी बताया था कि उसकी जमानत राशि क्या हो जाती है, जमानत राशि उसकी जब्त हो जाती है। तो ये कुछ योग्यता हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति से अलग कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत। क्लियर? तो अगर उपराष्ट्रपति के लिए आपको योग्यता पूछनी हो तो क्या क्या होता है इसके लिए? लगभग वैसा ही है, इसके अलावा ज्यादा कुछ नहीं है। अच्छा, एक चीज है, अगर कोई एक चीज और देख लीजिए, ये चीज राष्ट्रपति में भी था। अगर कोई उपराष्ट्रपति पहले से लोकसभा या राज्यसभा या राज्यसभा या राज्य के विधानसभा का सदस्य है पहले से, तो जैसे वो उपराष्ट्रपति बनेगा तो उसको क्या करना पड़ेगा, उस पद से त्याग पत्र। तो कोई भी कर देगा। उपराष्ट्रपति कोई बनेगा तो विधायक और सांसद से तो बड़ा पद है ना, तो वो तो त्याग करेगा ही, है ना। तो यही कुछ उसकी क्या थी, योग्यताएं थी। योग्यता के बाद हम लोग आते हैं उसका चुनाव, और इसको थोड़ा सा बेहतर ढंग से समझना पड़ेगा। और चुनाव के लिए आप जो है आर्टिकल याद रख सकते हैं, 61 का, 66 का 1। देखिए, उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है तो ये चुनाव भी बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा कि राष्ट्रपति का होता है। चुनाव के लिए अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अंतर्गत एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा चुनाव कराया जाता है। और ये क्या था, ये हमने चर्चा किया था राष्ट्रपति में। अलग बात है कि वो आप लोग समझे थे या नहीं समझे थे, आपके ऊपर निर्भर, थोड़ा थोड़ा। ये वर्ड हमेशा याद रखना। हमने बताया था ना कि भारत में 2 प्रकार का चुनाव होता है, एक एकल संक्रमणीय मत पद्धति और एक फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में होता है जो जितना ज्यादा वोट लाएगा वो जीत जाएगा, बताए थे ना। और इसमें क्या होता है कि जितना मतदाता है उसमें से किसी भी व्यक्ति, जीतने वाले व्यक्ति को 50% से अधिक वोट। चाय ठंडा हो गया। तो देखिए, इसका चुनाव की प्रक्रिया इसकी क्या है। अच्छा, 2 तरीका और देखा जाता है सारे चुनाव को, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। समझते हैं क्या होता है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष? नहीं समझते हैं। जैसे हमने आपको फोन किया, फोन मतलब मिले, यार चलिए कोई सामान देना, हम आपको मोबाइल गिफ्ट कर रहे हैं, तो जा करके आपके हाथ में मोबाइल दे देंगे, तो मैं डायरेक्ट आपके हाथ में मोबाइल दिया, ये हो गया प्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि मैं फिजिकली मैं आपके पास पहुंचा फोन देने के लिए। और एक माले मेरे पास टाइम नहीं था तो हम किसी सबऑर्डिनेट के थ्रू पहुंचा दिए। जैसे कि हमने फ्लिपकार्ट के थ्रू आपको ये कर दिया और फोन पहुंचा दिया तो मैं ही हूं, लेकिन मैं वहां पहुंचा, मेरे द्वारा चुना हुआ व्यक्ति आपको गया। हमने किसी को तो चुना होगा ना, फ्लिपकार्ट का किसी व्यक्ति को चुना होगा, तो ये हो गया अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट। तो 2 प्रकार का चुनाव को हम लोग देखते। हम लोग जो चुनाव देते हैं वो किसका, लोकसभा का बटन दबाते हैं ना, विधानसभा का बटन दबाते हैं, लोकल बॉडी का जिसमें मुखिया, सरपंच, समिति, वार्ड सदस्य, पंच, ये जिला परिषद, सबको। राष्ट्रपति का चुनाव हम लोग देते हैं, कौन देता है वो व्यक्ति जिसको हमने चुना। तो हम लोकसभा सदस्य को हम चुने थे ना डायरेक्ट,
अब वो हमारे द्वारा चुना हुआ व्यक्ति किसको चुना? राष्ट्रपति को। तो हम भी तो वोट दिए हैं, लेकिन डायरेक्ट नहीं, क्या दिए? इनडायरेक्ट। तो राष्ट्रपति का चुनाव, अच्छा राज्यसभा का भी जो चुनाव होता है, तो राज्यसभा का चुनाव कैसे होता है? हमारे द्वारा चुना हुआ व्यक्ति, इनडायरेक्ट। तो दो प्रकार का चुनाव होता है हमारे यहाँ, एक प्रत्यक्ष, एक अप्रत्यक्ष। जहां पे मैं खुद वोट देने जाता हूं वो हो गया क्या? प्रत्यक्ष। और जहां पे मेरे द्वारा चुना हुआ व्यक्ति वोट देता है, तो राष्ट्रपति का चुनाव क्या होगा? प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष? उसी प्रकार से उपराष्ट्रपति का चुनाव भी जो होता है वो क्या होता है? अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट होता है। चुनाव की प्रक्रिया क्या होता है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत एकल संक्रमणी मत पद्धति। अब देखिए क्या होता है, ये तो प्रक्रिया बता दिए। मेनली रूप से हमने चर्चा किया था कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जिस प्रकार से एक निर्वाचक मंडल बनता है, उसी प्रकार से उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए भी एक निर्वाचक मंडल बनता है। उसमें शामिल कौन कौन होते हैं तो मैंने राष्ट्रपति के चुनाव में ही बता दिया था, है ना। जैसे यहां पे पहला होगा लोकसभा, यहां पे होगा राज्यसभा, यहां पे राज्य का क्या होता है? विधानसभा। अब देखिए लोकसभा में यहां पे सदस्य होता है निर्वाचित, होता है ना, यहां पे होता है देखिए ये होता है आपका निर्वाचित सदस्य। लोकसभा में निर्वाचित सदस्य कितना है भाई? ये होता है मनोनीत। तो अभी के समय में मनोनीत सदस्य लोकसभा में 0, ठीक है। राज्यसभा में यहां पे होता है निर्वाचित, कितना सदस्य? 233। और मनोनीत मनोनीत 12। विधानसभा में भी अपना होता है निर्वाचित मनोनीत, विधान परिषद में भी होता होगा। अब देखिए जब हम कहे थे कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है तो उसमें भाग लेता है लोकसभा का निर्वाचित, ओए यहां ना दिखा रहे हैं, निर्वाचित राज्यसभा का भी निर्वाचित, राज्य विधानसभा का निर्वाचित, और दिल्ली और पांडिचेरी का निर्वाचित। ये सब शामिल हुआ था किसके चुनाव में भाई? राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल हुआ था। राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल हुआ था। तो राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल हुआ था कौन कौन? लोकसभा का निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा का निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, और दिल्ली और पांडिचेरी के संविधान संशोधन में ऐड किया था 70वीं। हो सकता है कि अब फिर से जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भी ऐड करें, लेकिन अभी तक ऐड नहीं हुआ। तो ये था राष्ट्रपति के चुनाव में जो हमने बताया भी था। उपराष्ट्रपति के चुनाव में हमने बताया था कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन शामिल होता है। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचित भी शामिल होगा लोकसभा का, और मनोनीत भी होगा। राज्यसभा का निर्वाचित भी होगा और मनोनीत भी होगा। यानी ये हो गया किसका? उपराष्ट्रपति का। यानी हम कह सकते हैं कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा के निर्वाचित मनोनीत, राज्यसभा के निर्वाचित मनोनीत, इधर का कुछ भी नहीं, विधानसभा का कुछ भी नहीं। क्लियर? अर्थात हम कह सकते हैं लोकसभा के सभी सदस्य, राज्यसभा के सभी सदस्य, अर्थात संसद के सभी सदस्य कह सकते हैं। इस बार जो क्वेश्चन पूछा था 68 या 69 या जो भी, कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए कितने सांसद वोट देने के लिए योग्य हैं, तो कितना हो जाएगा? इसको लेंगे, इसको लेंगे और इसको लेंगे, तो 543 प्लस 233 प्लस 12 बराबर 7। यही होगा आंसर, होगा ना। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कितने सांसद योग्य होंगे?
तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में ये खाली भाग नहीं लेगा, क्योंकि ये मनोनीत है। क्लियर? तो यही होता है उपराष्ट्रपति का चुनाव। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं? संसद के बड़ा शॉर्ट मार दिए। तो लोकसभा के निर्वाचित मनोनीत, राज्यसभा के निर्वाचित मनोनीत। रूम में तो इतना ठंडा नहीं लगता है कि दस्ताना पहना जाए। यहां पे भी लग रहा है ना? बाइक चलाते समय ठंडा लगता है, यहां तो ठंडा लगता नहीं, चारों तरफ से पैक है। ठीक है सर, नहीं लिखवाते हैं तो नहीं खोले हैं। आज तक महिला से कोई जीत पाया है? बात करने में तो नहीं जीत पाया, भगवान भी हार गए। सबका जो है तू होता है, निचोड़ होता है। लिखवाते नहीं है तो सर खोले नहीं है, सर आपका नोट्स उतारते हैं इसलिए याद नहीं करते हैं। तो ये दोनों देखिए हमेशा पूछा जाता है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेता है और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेता है। क्लियर? चलिए, तो निर्वाचन कंप्लीट हो गया। निर्वाचन के बाद क्या होगा? देखिए, निर्वाचन के बाद हम लोग आते हैं शपथ ग्रहण में। तो एक चीज हमेशा याद रखिए कि राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण कौन दिलाया था? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश CJI, चीफ जस्टिस ऑफ। उपराष्ट्रपति का शपथ ग्रहण भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही करवाता है, वही करवाता है। देखिए, उपराष्ट्रपति का शपथ ग्रहण होता है वो कौन करवाता है? राष्ट्रपति करवाता है। हमेशा याद रखिए, शपथ ग्रहण कौन करवाता है? अमूमन ऐसा देखा जाता है कि जो व्यक्ति आपको शपथ ग्रहण करवाता हो, कहीं ना कहीं आप जब त्याग देते हो तो उसी को देते हो, त्याग पत्र उसी को देते हैं। लेकिन एक्सेप्शन में ऐसा राष्ट्रपति है कि राष्ट्रपति का शपथ CJI करवाता है, लेकिन वो त्याग पत्र किसको देता है? तो जहां त्याग पत्र की बात आएगी तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को, अच्छा यहां उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को और राष्ट्रपति किसको? उपराष्ट्रपति को। तो त्याग पत्र में हमेशा याद रखिएगा। जबकि राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण कौन दिलाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और उपराष्ट्रपति को शपथ ग्रहण कौन दिलाता है? राष्ट्रपति ऑफ इंडिया। ये क्लियर हो गया। तो शपथ ग्रहण किसके? उपराष्ट्रपति को शपथ ग्रहण कौन दिलाता है? और शपथ ग्रहण में वो क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? मैं भारत के संविधान को अक्षुण्ण रखूंगा, पूरा संविधान के दायरे में कार्य करूंगा, है ना? सही गलत जो होता है वो चीजें। तो ये होता है उसका शपथ ग्रहण, उपराष्ट्रपति का शपथ ग्रहण। हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा। उपराष्ट्रपति का शपथ ग्रहण, जबकि राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण, और दोनों का त्याग पत्र, दोनों एक दूसरे को त्याग पत्र देता है। शपथ ग्रहण के बाद आ जाता है क्या? कार्यकाल। तो इसमें कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। राष्ट्रपति का कार्यकाल हो चाहे उपराष्ट्रपति का कार्य हो, अमूमन कितना होता है? सामान्यतः 5 वर्ष होता है। सामान्यतः कितना होता है? अब यहां एक बात थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। कौन सा बात? हालांकि संसद में जाइएगा तब ज्यादा क्लियर होगा। बात यह है कि लोकसभा के सदस्य का जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है? 6 वर्ष। सही है। लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है 5 वर्ष, ठीक है। और राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का, तो इसका कार्यकाल भी होना चाहिए 6 वर्ष, होना चाहिए कि नहीं? जिस तरीके से लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष, तो लोकसभा का अध्यक्ष का भी कार्यकाल कितना होता है ना? क्या होता ही है, लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल
क्योंकि लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो लोकसभा के सदस्यों में से ही बनता है। समझिए, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, स्पीकर होता है, वो लोकसभा के सदस्यों में से ही बनता है, इसलिए उसका कार्यकाल सेम होता है। लेकिन जो राज्यसभा का सभापति है अर्थात उपराष्ट्रपति है, वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, उसका अलग से चुनाव होता है। इसलिए पूछा जाता है राज्यसभा का सभापति राज्यसभा का सदस्य होता है, यस या होता है? अगर वो राज्यसभा का सदस्य होता तो उसका भी कार्यकाल और उसका भी अलग से चुनाव नहीं होता, बल्कि उसी में से चुन करके, ये तो हो गया। लेकिन यहां पे आता है एक और तड़का। तड़का समझते हैं? तड़का ये आता है कि मान लिया जाए कि एकाएक, अच्छा इसके त्याग में देखेंगे, पहले देखिए कार्यकाल देख लेते हैं। तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल सामान्यतः कितना होता है? 5 वर्ष होता है। यानी यहां एक साफ हो गया कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य है? सदस्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। ये राज्यसभा में चुन के नहीं जाते हैं, चुनाव जीत के नहीं जाते हैं। इसका अलग से क्या होता है? चुनाव होता है। 5 वर्ष तो होता है, लेकिन कभी कभी 5 वर्ष से पहले भी इसका क्या होता है? पद रिक्त हो जाता है। 5 वर्ष से पहले भी पद रिक्त होता है। किस किस कंडीशन में? पहला, वो त्याग पत्र दे। दूसरा, उसका क्या हो जाए? डेथ हो जाए। तीसरा, पद से हटा दिया जाए। पद से हटाना, चलिए थोड़ा सा आप यूज कर सकते हैं महाभियोग, लेकिन हम बार बार बोले महाभियोग नामक वर्ड सिर्फ और सिर्फ किसके लिए यूज होता है? किसके लिए? राष्ट्रपति के लिए। उपराष्ट्रपति या अन्य किसी के लिए महाभियोग नामक पद जारी होता है? नहीं होता है। तो पद से हटा दिया जाना, और इसके अलावे चुनाव रद्द हो जाना। ऐसे स्थिति में कितना तरीका हो गया? 1 2 3 4, एक और है, त्याग पत्र, डेट, बर्खास्त किया जाना। बर्खास्त और पद से हटा देना, तो यही हो गया। और है एक बर्खास्त, त्याग पत्र, अवैध तरीके से निर्वाचन जो है ये हो जाए तब त्याग पत्र हो गया। 5 वर्ष, अच्छा एक 5 वर्ष कार्यकाल पूरा होने के बाद, ठीक है, तो एक कार्यकाल पूरा होने के बाद, कार्यकाल पूरा होने के बाद देखिए, जैसा राष्ट्रपति को होता था वैसा ही उपराष्ट्रपति। तो यहां पे भी उपराष्ट्रपति का पद 5 प्रकार से खाली होता है। एक, जब उसका 5 वर्ष पूरा हो जाए। दूसरा, त्याग पत्र दे। तीसरा, मृत्यु हो जाए। चौथा, बर्खास्त किया जाए, महाभियोग जैसा प्रक्रिया को ला करके। वैसे महाभियोग नामक वर्ड इसमें यूज नहीं होता है। और सबसे लास्ट में इसका चुनाव रद्द किया जाए। हम बार बार बताए हैं कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, अगर उसमें गड़बड़ी भी पाया गया तो उसको कौन फाइनल टच देता है? सुप्रीम कोर्ट। अब देखिए यहां पे एक चीज क्या होता है, एक चीज समझने वाली बात है, और ये क्वेश्चन हमेशा बीपीएससी पूछता है। कई बार बीपीएससी ने कई में पूछा गया कि मान लिया जाए कि राष्ट्रपति का पद इसको छोड़ करके, क्योंकि कार्यकाल पूरा होगा उससे पहले चुनाव हो जाएगा, चुनाव हो जाएगा, तो इसको छोड़ करके अन्य ये तरीके से पद अगर खाली होता है उपराष्ट्रपति, तो वैसे कंडीशन में क्या होता है? चलिए ठीक है, हम मान लेते हैं आपका बात कि राज्यसभा का कोई भी सदस्य, राज्यसभा का कोई भी सदस्य जो सक्षम हो, या हम अमूमन देखते हैं कि राज्यसभा का जो वरिष्ठ सदस्य को राष्ट्रपति क्या करते हैं? राष्ट्रपति उसको उपराष्ट्रपति बनाता है। राष्ट्रपति उसको क्या करता है? उपराष्ट्रपति बनाता है। अब देखिए यहां होता क्या है कि राज्यसभा का कोई भी सदस्य जिसके कार्यकाल 6 वर्ष है ना, मान लिया जाए उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति उसके 6 वर्ष
स्टार्टिंग जैसे हुआ उसके 2-4 दिन के बाद ही एक्सपायर हो गया, हुआ ना। तो ऐसे कंडीशन में उसको बनाया गया क्या, उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति बनाया गया तो क्या वो आगे वाला आने वाला पूरा समय के लिए रहेगा? नहीं। वो क्या होता है ना, ये कार्यवाहक उपराष्ट्रपति बनते हैं और 6 महीना में यहां चुनाव ऑलरेडी होना ही है, 6 महीना में चुनाव होना ही है। और जैसे ही उपराष्ट्रपति बन जाते हैं वो वापस अपने पद पर चले जाते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के मृत्यु के बाद, उपराष्ट्रपति का पद खाली होने के बाद कार्यवाहक उपराष्ट्रपति कौन बनते हैं? तो कार्यवाहक उपराष्ट्रपति राज्यसभा का ही कोई सक्षम या वरिष्ठ सदस्य बनते हैं। उसको बनाता कौन है? राष्ट्रपति। और जैसे इसका पद खाली होगा किसी भी कीमत पर 6 महीना के अंदर इसका भी चुनाव होना जरूरी है। अमेरिका में ऐसा नहीं होता। अमेरिका में एक बार कोई बन गया तो पूरा उनका जो कार्यकाल होता है, जितना साल का राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का, वो कार्यकाल तक रहेगा। अगला जब होगा तो कोई नया आएगा। 6 साल। अच्छा, कौन नया जो आया अगला 5 साल कंप्लीट करेगा अपना, शेष बचा हुआ नहीं। ये अमेरिका में होता है। यहां पे अगला 5 साल क्या करेगा? वो कार्य करेगा। क्लियर? तो यही होता है इसका कार्यकाल और पद की रिक्ति। ठीक है, कोई डाउट? यहां पे अगर देखा जाए पुनर्निर्वाचन की हम बात करें तो भारत में ऐसा कोई भी लिमिटेशन नहीं है। यहां का कोई भी उपराष्ट्रपति जितना बार चाहे उतना बार बन सकता है। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है, वहां पे 2 बार से ज्यादा नहीं बनेगा। अब यहां जितना बार चाहे उतना बार बन सकता है, लेकिन अमूमन यहां भी देखा जाता है कि 2 बार से ज्यादा नहीं बनते। बहुत ऐसे उपराष्ट्रपति हुए, चाहे हामिद अंसारी साहब इधर नियरेस्ट देखा जाए, बालकृष्ण सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब हो गए, या और जितने भी लोग हैं, कई ऐसे हुए जो कि 2 बार उपराष्ट्रपति बने। 2 बार से ज्यादा यहां पे भी आज तक नहीं बने। लेकिन ऐसा कोई भी प्रावधान ना राष्ट्रपति के संदर्भ में है, ना ही उपराष्ट्रपति के संदर्भ में। जितना बार चाहे उतना बार बन सकते हैं। क्लियर? तो यही होता है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल, रिक्तियां, पुनर्निर्वाचन। अब यहां आता है एक महाभियोग। तो हम सबसे पहले बता दें कि महाभियोग नामक वर्ड जो है उपराष्ट्रपति के लिए यूज ही नहीं होता है ना। लेकिन इसकी प्रक्रिया क्या है देखिए, थोड़ा सा इस बात को ध्यान रखिए। जब राष्ट्रपति में हम पढ़े थे तो राष्ट्रपति में क्या था प्रक्रिया? 14 दिन पहले इन्फॉर्म करेंगे। 14 दिन पहले यहां है लोकसभा, यहां है, तो 14 दिन पहले इन्फॉर्म करेंगे। दोनों में से किसी भी सदन में इसकी शुरुआत करेंगे। राष्ट्रपति में यही था ना, दोनों में से किसी भी सदन से इसकी शुरुआत करेंगे। और जिस सदन से इसकी शुरुआत करेंगे वहां पे 1/4 सदस्य का क्या चाहिए? सिग्नेचर चाहिए। दूसरा सदन में जाएगा, जांच होगा, अच्छा सिग्नेचर चाहिए, उसके बाद विशेष बहुमत से पास होना चाहिए। दूसरे सदन में जांच होगी, वहां भी विशेष बहुमत से पास होगा, राष्ट्रपति का पद रिक्त माना जाएगा। यही था राष्ट्रपति का इम्पीचमेंट। यहां पे ही लगभग कुछ ऐसा होता है, लेकिन कुछ चेंजिंग है। जैसे चेंजिंग क्या है कि उपराष्ट्रपति पर जब भी महाभियोग, ऐसे महाभियोग बार बार बोल रहे हैं, इसका वर्ड नहीं होता है, जब भी शुरुआत होगी तो वो सिर्फ और सिर्फ कहां से होगी? कहां से होगी? क्यों? क्योंकि वो राज्यसभा के सदस्य हैं, हेड हैं, पदेन सभापति हैं। ठीक है? तो मान लिया हम पढ़ाते हैं कोचिंग प्रेरणा में, तो हमको हटाने की शुरुआत प्रेरणा से होगा कि कहीं दूसरे जगह से होगा, है ना। आपका शादी हुआ मान लिया जहां, तो उसके घर से हटिएगा कि किसी दूसरे के घर से शुरुआत होगी? हो सकता है। चुगली चाटी बहुत ज्यादा होता है। चुगली मतलब समझते हैं? महिला उसमें एकदम पूर्ण होती है ना। चुगली करना निष्पक्ष, परिपक्व, परिपक्व वर्ड होता है। लड़का लोग होता है, लड़का लोग बेचारा होता है। लड़का लोग का जिंदगी जो है ना
लड़का लोग बीच मझधार में फंसा होता है ना। लड़का लोग हमेशा प्रयास करता है कि हम एक अच्छा बेटा बने, एक अच्छा भाई बने, एक अच्छा पति बने, एक अच्छा बाप बने। लड़की को बनने ही नहीं देती उसकी माँ। ससुराल के मैटर को अगर उसकी माँ सुन रही है बड़ा इंटरेस्ट से, तो समझ लीजिए कि आने वाला समय में सब माँ ऐसा नहीं चाहती है ना। अभी आप लोग फुलहर हैं। अभी जब समय आएगा ना तब जाइएगा तो पता चलेगा, है ना। अभी सब किसी को लगेगा कि हमारे लिए हमारा माँ बाप भाई ही सब कुछ है। एक समय के बाद पता चल जाए। वो होता है, जिंदा ही रहेंगे, नहीं होता है। कारण क्या है पता है? नहीं, कारण ये है ना कि एजुकेशन, लड़कियां पढ़ी लिखी जा रही हैं, पढ़ लिख करके जो प्रॉब्लम उनको वहां फेस करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं उस तरीके की चीजों से वो परिपक्व हो चुकी होती है। अब वही 20 साल की लड़की जाएगी तो उसको क्या पता, है ना। उसको दिमाग ही नहीं है, समझेगी कहां, दिमाग रहे तब तो। एक समय के बाद 20-25 साल के बाद दिमाग आना शुरू होता है ना। 30 तक पहुंचते पहुंचते परिपक्वता आना शुरू हो जाता है। फिर उसको कोई मतलब नहीं है, आपका भी अपना लाइफ है, उसका भी अपना लाइफ है। अब जो हर बात पे टोका टाकी करना, ये करना, हो गया खत्म। नहीं, मेरा मानना है कि ये चीजें आने में थोड़ा टाइम लगता है। लड़कियां आजकल पढ़ी लिखी जा रही है, वो मैनेज करना जानती है, ऑलरेडी कितनों को मैनेज कर चुकी होती है। इसलिए वहां जाकर के अपना एक्सपीरियंस जरूर ये करती है ना। यस, खैर, तो कहां थे? राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का महाभियोग की चर्चा कर रहे थे। इसकी जब भी शुरुआत होगी तो कहां से होगी? राज्यसभा से। और देखिए, राज्यसभा से जब शुरुआत होती है तो इसमें भी सेम चीजें होती है कि 14 दिन पहले इन्फॉर्म करना होता है ना। 14 दिन पहले इन्फॉर्म करना होता है। लेकिन जब इसकी शुरुआत होती है तो राष्ट्रपति में क्या था, जहां से शुरुआत होगी 1/4 का समर्थन, ऐसा नहीं है। यहां पे ऐसा कुछ व्यवस्था नहीं। और यहां पे जिस बहुमत से पास किया जाता है, राज्यसभा में पहले पास होगा, फिर राज्यसभा में पास होगा, तो वो बहुमत को विशेष बहुमत नहीं कहा जाता है, उसको कहा जाता है प्रभावी बहुमत। क्या कहा जाता है? प्रभावी बहुमत। ये क्या होता है सर? तो ये भी एक प्रकार का विशेष बहुमत ही होता है। ठीक है, यह भी एक प्रकार का विशेष बहुमत भी होता है। अर्थात 14 दिन पहले इन्फॉर्म करेंगे। शुरुआत जब भी होगा तो राज्यसभा से ही होगा, शुरुआत जब भी होगा तो राज्यसभा से ही होगा, और प्रभावी बहुमत से पास किया जाएगा। और प्रभावी बहुमत भी एक प्रकार का विशेष बहुमत ही होता है। लेकिन राष्ट्रपति के संदर्भ में विशेष बहुमत या इम्पीचमेंट जैसे वर्ड को यूज किया जाता है, उपराष्ट्रपति के संदर्भ में ना ही महाभियोग जैसा वर्ड को यूज किया जाएगा और ना ही विशेष बहुमत को यूज किया जाएगा। कौन सा बहुमत से यूज किया जाएगा? तो यही होता है उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया। किसी को कोई डाउट है? तो नहीं बोले, एक जगह पास होगा प्रभावी बहुमत से, तो दूसरा जगह भी पास होगा प्रभावी बहुमत से, दोनों के पास। शुरुआत होगा राज्यसभा में, यहां प्रभावी बहुमत से पास हुआ, फिर जाएगा लोकसभा में, यहां भी प्रभावी बहुमत से पास हुआ, उसके बाद पद रिक्त, खाली खाली खाली। तो यही होता है उपराष्ट्रपति का पद को समाप्त करने की या हटाने की प्रक्रिया। किसी को कोई डाउट? देखिए, यही होता है। हम बोले थे ना, हमेशा बोलते हैं कि मेरे क्लास में फोन नहीं बजना चाहिए, लेकिन हमेशा आप लोग ये गलतियां करते हैं। तो हमने उपराष्ट्रपति में क्या क्या पढ़ा अभी तक? भूमिका पढ़ लिया, योग्यता पढ़ लिए, चुनाव, कार्यकाल, शपथ ग्रहण, पुनर्निर्वाचन, हटाना, ये सारा हमने पढ़ लिया। क्लियर? अब देखिए हम लोग, यहां तक किसी को कोई डाउट है? हाँ, नो सर।
अब देखिए हम लोग यहां पढ़ते हैं उपराष्ट्रपति का क्या कार्य एवं शक्ति। अब देखिए हमने पहले ही स्टार्टिंग में ही चर्चा किया था, राष्ट्रपति का कार्य तो बहुत है कि नहीं। उपराष्ट्रपति का क्या कार्य होगा? कुछ नहीं। जैसे मान लिया जाए किसी भी संस्था का जो हेड होता है वो उसका अध्यक्ष होता है। उपाध्यक्ष क्यों बनाया जाता है? ताकि जब अध्यक्ष और सारा जो कार्य होता है संस्था का वो अध्यक्ष के नाम पे होता है ना, मतलब हेड मालिक के नाम पे होता है। अब मान लिया कभी मालिक नहीं है तो दूसरा एक बना दिया जाता है कि अगर कभी मालिक नहीं होगा तो ये उसका कार्य करेंगे, ऐसा है ना। किसी भी संस्था में उपाध्यक्ष क्यों बनाया जाता है? इसलिए ताकि अध्यक्ष जब नहीं रहेगा तो वो क्या करेगा? उपाध्यक्ष काम करेगा। मेन काम तो अध्यक्ष का ना है। इस संदर्भ में अगर देखा जाए तो उपाध्यक्ष हमेशा चाहता है कि अध्यक्ष क्या हो जाए? प्रेजेंट रहे, अब्सेंट रहे। तो अक्सर ये कहा जाता है कि उपराष्ट्रपति का वैसा कोई विशेष कार्य नहीं, फिर भी इसके कार्यों को दो संदर्भ में देखा जाता है। उपराष्ट्रपति के कार्यों को दो भाग में बांटा जाता है। एक कार्य होता होगा जब वह एज ए राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, जब वह एज ए राष्ट्रपति के रूप में, कब राष्ट्रपति का पद खाली रहता है तब उसको हम कह सकते हैं कार्यवाहक। तो पहला कार्य होगा उसको कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में। और ये जो कार्य वो करते हैं वो करता है अनुच्छेद कितना? आर्टिकल 64 हम क्या बताए थे? राष्ट्रपति का पद नहीं, ऐसे उल्टा हो गया। रुकिए एक मिनट। उपराष्ट्रपति का चूंकि वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, तो पहला उसका कार्य होता है राज्यसभा के सभापति के रूप में। और ये हमने चर्चा किया कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होगा अनुच्छेद कितना के तहत? यही ना था। अब बौख हो जाते हैं तुरंत आप लोग। आर्टिकल 63 में इस बात की चर्चा था कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, और 64 में था ना क्या कि वह राज्यसभा का क्या होगा? पदेन। तो राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में जितना कार्य होगा वो करेगा, और वो अधिकार उसको देता है आर्टिकल कितना? आर्टिकल 64। दूसरा कार्य क्या होता है? दूसरा कार्य होगा उसका कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में, और ये देता है उसको अधिकार आर्टिकल 65। तो यही मोटा मोटी कुछ कार्य होते हैं, ठीक है। तो उपराष्ट्रपति का कोई विशेष कार्य नहीं होता है, मेनली रूप से वो दो काम करता है। एक राज्यसभा के सभापति के रूप में, चूंकि वो राज्यसभा का हेड होता है ना। अब बताइए जब राज्यसभा का हेड होगा तो वो क्या क्या करेगा? तो राज्यसभा में जो भी विधेयक आएगा उसको पास कराने का प्रयास करेगा, अगर पॉसिबल हुआ तो अपना कार्य क्षेत्र के अकॉर्डिंग। राज्यसभा में अगर कोई अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग करता है तो संसद को क्या करने का? दंडित करने का प्रयास करेगा। क्लियर? जरूरत पड़ने पे उसकी सदस्यता समाप्त कर सकता है, राज्यसभा का कर सकता है। राज्यसभा पे कहीं ना कहीं वो क्या करेगा? राज्यसभा के सदस्यों पर वो नियंत्रण करेगा।
मेनली रूप से उसका काम ये होता है कि लोकसभा से पास होने के बाद जो भी विधेयक राज्यसभा में पहुंचे, मान लिया हमारे यहाँ अभी कोई व्यक्ति आ जाए, हम क्लास ले रहे हैं और हमको यहाँ पे कह देगा कि क्लास में कितना प्रेजेंटेशन है थोड़ा बताइए, तो चूंकि क्लास का भी हेड हम है तो ये हमको जिम्मेवारी है, तो हम क्या करेंगे, सब वो काउंट करके कर देंगे, है ना। या मान लिया इस तरह, जैसे अभी मेरे मन में एक बात आया था, हालांकि हम क्लास के बाद उसकी चर्चा करेंगे, याद दिला दीजिएगा, ठीक है, बताएंगे बाद में। अब देखिए इसका मेनली रूप से कार्य क्या होगा, मेन कार्य ये होगा कि राज्यसभा का जितना भी कार्य होगा उसको कार्य करने का प्रयास करेगा। अब कार्य, राज्यसभा का कार्य क्या हो गया, जो भी लोकसभा से विधेयक पास होकर के आएगा, यहाँ पे विधेयक पास होकर के आएगा, उस पर यह क्या करने का प्रयास करेगा, पास करवाने का प्रयास करेगा। पास होने लायक रहेगा तो पास करेगा, और नहीं होगा तो इसके कार्य क्षेत्र में जो होगा, तो राज्यसभा के सभापति के रूप में इसको बहुत ज्यादा कार्य नहीं होता है, क्योंकि वो हेड होता है, तो राज्यसभा में जो भी कुछ बैठक हुआ, जो भी कुछ बातें हुआ, ये सब को वो क्या करने का प्रयास करता है, नियंत्रण करने का प्रयास करता है। क्लियर। दूसरा होता है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में। तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में वो बनते कब हैं, जब राष्ट्रपति का पद, तो जब राष्ट्रपति का पद खाली होता है, तो पहला जब खाली होगा तो वो राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा, यानी कि राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति में वो क्या करेगा, राष्ट्रपति का सारा कार्य करेगा। दूसरा, कभी कभी क्या होता है कि कोई ऐसे भी राष्ट्रपति होते हैं जो पद पर रहते हैं लेकिन वो असमर्थ होते हैं काम करने के लिए, असमर्थ होते हैं काम करने के लिए, तो ऐसे स्थिति में वो क्या करता है, अधिकार देता है, अपना अधिकार देता है। किसको, जैसे कि 1960 के दशक में राजेंद्र प्रसाद जब राष्ट्रपति थे तो वो कहां गए थे, सोवियत संघ गए थे दौरा पे, और वैसे समय में उसने क्या किया कि राष्ट्रपति के कार्य, मतलब वो मृत्यु को प्राप्त नहीं हुए थे, वो जिंदा थे, बावजूद भी उसने क्या किया, अपना कुछ कार्य क्षेत्र को दिया था, किसको, उपराष्ट्रपति को। तो वो कार्य करते हैं उपराष्ट्रपति के, जब राष्ट्रपति उसको नॉमिनेट करते हैं तब। और जब एक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा होता है, तो ऐसे स्थिति में सारी जो सुविधाएं होती है, सारी सुविधाएं कहे तो वेतन, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति को कितना वेतन मिलता है, राष्ट्रपति को 5 लाख, उपराष्ट्रपति को कितना मिलता है, 4 लाख। ये 4 लाख जो उपराष्ट्रपति को मिलता है वो मिलता है राज्यसभा के सभापति के रूप में। क्लियर। लेकिन जब वो राष्ट्रपति का कार्य करेगा तो उसको कितना मिलेगा, सारा सुविधा, वेतन भत्ता, फलना चिलना सब मिलता है, किसके रूप में, राष्ट्रपति के रूप में। अब जब किसी को उपराष्ट्रपति व्यक्ति अगर कोई राष्ट्रपति का कार्य कर रहा है तो ये मैक्सिमम कितना समय तक कर सकता है, तो हमेशा हमने बताया ये मैक्सिमम कितना समय के लिए कर सकता है, 6 मंथ के लिए। 6 मंथ के अंदर किसी भी कीमत पे क्या करना होगा, चुनाव करवाना होगा। तो यही था उपराष्ट्रपति का कार्य एवं, है ज्यादा कुछ, राष्ट्रपति का कार्य एवं शक्ति है कुछ नहीं, यही मेनली रूप से था। ठीक है, इसके बाद कुछ है नहीं। अब थोड़ा सा एक बार सिलसिले निगाह से नोट्स को देख लीजिए। ये देखिए, बार बार हम चर्चा करते हैं, राष्ट्रपति के संदर्भ में हो चाहे उपराष्ट्रपति के संदर्भ में हो, कार्यवाहक राष्ट्रपति जो बनेंगे या उपराष्ट्रपति जो भी बनेंगे, भारत में जब तक नया राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति नहीं बन जाता है तब तक, जबकि अमेरिका में पूरे नेक्स्ट जो बाकी का समय है कार्यकाल पूरा हुआ, जैसे कि वहां राष्ट्रपति का डेथ हो गया, 4 साल का है, 1 साल में डेथ हो गया, तो बच गया कितना, 3 साल। तो जो वहां राष्ट्रपति बनेंगे कार्यवाहक, वो कितना समय के लिए बनेंगे, पूरा 3 साल के लिए। लेकिन हमारे यहाँ मात्र मैक्सिमम 6 महीना के लिए, 6 महीना के अंदर ही चुनाव हो जाना जरूरी। तो आप लोग एक बार देख लीजिए, क्या वही सारा चीज पढ़ाए हैं कि कुछ गड़बड़ पढ़ा है। हाँ, जब वो कार्यवाहक बनेगा तो शपथ भी लेगा। नहीं, शपथ किसके समय लेगा, हाँ लेता है, कार्यवाहक के रूप में शपथ ग्रहण होता है। हाँ ठीक है। अच्छा, वर्तमान में कौन है भाई, केम्मा हो गए,
देखिए क्रम के रूप में देखा जाए तो 16वां, क्रम के रूप में देखा जाए तो वो केमा हो गए, लिख लीजिए वहां 16वां। लेकिन व्यक्ति के रूप में देखा जाए तो कितना, व्यक्ति के रूप में 14वां। क्यों होगा 14वां? क्योंकि एक बार सर्वपल्ली राधाकृष्णन और एक बार हामिद अंसारी, ये दो दो बार राष्ट्रपति रहे हैं, है ना। तो ये चीज हमेशा से थोड़ा सा जब आप लोग नोट्स लिख रहे हैं या ये कर रहे हैं तो ये सब देख लीजिएगा, क्योंकि जब हम नोट्स बनाए थे उस समय कौन थे उपराष्ट्रपति? वेंकैया नायडू थे। जी राज्यसभा का अध्यक्ष नहीं होता है, सभापति होता है। हाँ तो उनके पद पे कौन काम करेगा? हाँ, जो राष्ट्रपति उसके पद पे कौन काम करेगा? तो कोई वरिष्ठ लोग वहां पे बनते हैं, ठीक है, वरिष्ठ लोग, राज्यसभा के जो वरिष्ठ लोग होते हैं वो, ठीक है जी। वही तो हम बता रहे थे कि जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में जाते हैं तो राज्यसभा का सभापति कौन बनता है? वरिष्ठ लोगों को राष्ट्रपति बनाते हैं। तो यही था मोटा मोटी उपराष्ट्रपति। किन्हीं को कोई डाउट कहीं पे कोई है तो बताइए, कोई सवाल है तो बताइए जल्दी। ये आसान होता है ना, मटेरियल दे दो, पढ़ा करके आगे निकलो, है ना। कुछ कमी अगर लग रहा होगा तो आप लोग और अपडेट कर लीजिएगा, लेकिन हमको पता है करेंगे नहीं। स्टूडेंट का गुण एक ही होता है जो हर जगह का होता है, सर आप ही अपना अपना दे दीजिए ना, इसी से काम चल जाएगा। कोई दिक्कत किन्हीं को? कोई ऐसे भी है जिनका पहला दूसरा क्लास हो? इधर आपका दूसरा क्लास है, पॉलिटी का पहला है, लास्ट पॉलिटी क्लास आए थे, अच्छा उसके एक दिन पहले फिर चले गए थे, सेकंड आए थे। समझ में आ रही है? कोई डाउट है किन्हीं को? नहीं। और आप लोग में से किसी को? आपका पहला दूसरा न्यू स्टूडेंट है? समझ में आ रही है आप लोग को? कोई दिक्कत नहीं है ना? अभी आप लोग से पूछ नहीं रहे हैं क्योंकि पता है कि पहले वाला आप लोग नहीं पढ़े हैं, लेकिन जहां से पढ़ रहे हैं हमें पता है, तो आप लोग ध्यान से याद करके आइएगा, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए गुड। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। भाग 5 में ही आएगा। अनुच्छेद, चलिए पढ़ लिया आप लोग उपराष्ट्रपति, देख लिया, अब चीजों को समझिए। देखने के लिए बोले थे, पढ़ने के लिए नहीं। देखिए अमूमन क्या होता है कि जैसे एक मूवी बहुत सारा मूवी है, लेकिन हम एक मूवी की चर्चा कर रहे हैं। मुल्क देखे हैं ऋषि कपूर का? नहीं देखे हैं? आप लोग सही से अच्छा वाला मूवी काहे नहीं देखते? हाँ, देखते नहीं है, सबसे बड़ा लोल इसीलिए है। मूवी देखना लोल रहने का कारण है कि अब दुनिया से अवेयरनेस नहीं है, अवेयर नहीं है। क्यों नहीं देखते हैं बताइए?
टाइम नहीं मिल पाता है। ऐसा कौन काम करते हैं? मूवी देखते हैं तो लगता है पढ़ना चाहिए। अरे जिंदगी को जीना सीखिए। आपको लग रहा है ना कि नौकरी मिलने के बाद आसमान में हूर की परियां आएगी, कुछ नहीं होता ऐसा। जिंदगी को एक एक पल को जीना सीखिए। कोई भी वहां आईएएस से लेकर के प्यून तक जो होते हैं ना, स्थिति वही होता है। शाम 5 बजे ऑफिस छोड़िए, 6 बजे रूम आइए, एक आध घंटा फैमिली उंगली से बात कीजिए, 10-11 बजे सोइए, सुबह उठिएगा 8 बजे फिर टेंशन रहेगा 9-10 बजे क्या जाना है, ऑफिस जाना है। इसी बीच आपको टाइम मिलता है। एक एक मिनट को जीना सीखिए। उसका सबसे बड़ा मूल मंत्र यह है टाइम मैनेजमेंट। जैसे 5 बजे ऑफिस ऑफ, तो मेरा ऑफिस से दिमाग भी पूरा ऑफ। ऑफिस का काम कोई भी रूम पे नहीं होगा, चाहे कितना बड़ा कुछ हो जाए, है ना, नहीं होगा। बहुत लोग होते हैं ना कि ऑफिस के काम को भी घर पे ला करके, ये वैसे लोग जो ना सटक जाते हैं समय से पहले। नहीं, हमेशा घूमना चाहिए। जैसे ऑफिस से निकले, दोस्त के साथ चले गए, कहीं पे एंजॉय कर लिए। एक एक मिनट को मूवी देखना मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। पैसा नहीं है कि जाकर के हॉल में देखें, अब तो बहुत सारा ऐप है, डालिए, आराम से मस्ती कीजिए, दोस्त से बात कीजिए, फैमिली से बात कीजिए। काम कौन बड़का भारी काम है? अच्छा, आपको लगता है कि आपके बहुत ज्यादा काम करने से या नहीं करने से क्या आपको कल काम पे नहीं जाना पड़ेगा? है कोई उपाय है? कुछ भी हो, काम पे तो जाना ही पड़ेगा। नौकरी का यही कहते हैं कि बहुत बड़ा सरकार का नौकर कहता है ना लोग, और बहुत बढ़िया से नौकर बन जाइएगा। सारा जो है ना 2 से 4 महीना में, मैक्सिमम 1 साल में सब आ जाएगा, अपने औकात में आ जाइएगा। हकीकत यही होता है। बाकी कहीं कुछ आपको विशेष मिलने वाला नहीं है। एक ही ऑफिस बार बार तो चेंज नहीं होगा। क्या कल मान लिया कभी गए इस रेस्टोरेंट, रिवॉल्विंग, चलो 2 हो गया, कहाँ चलेंगे? पनास, मसाला जंक्शन, नाम सुने सब? नहीं सुने? सुने है ना? मरीन ड्राइव, एनआईटी घाट, और वहां कलेक्ट्रिएट, कल लो कलेक्ट्रिएट, परसों भी वहीं। आपका ऑफिस चेंज होगा, वही रहेगा। रोज एक ही जैसे लोग मिलेंगे देखने के लिए। अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छे लोगों को देखना भी जरूरी होता है, सुंदर वस्तुओं को देखना भी जरूरी होता है। और जब आप जॉब में जाइएगा तो आपके जो भी आपके नीचे कर्मी होंगे सारे होंगे 50+, 60+। आपके सामने साइड में तो नहीं, सामने तो नहीं, साइड में जाकर के खाने लिटी आएंगे। अब बाबा जी को क्या बोलिएगा? उनको आप डांट सकते हैं? ये तो परवरिश आपकी ऐसी नहीं हुई। तो कहावत है ना कि आपको क्या करना पड़ेगा? ढलना पड़ेगा। चीजों को एंजॉय करना सीखिए, जिंदगी को जीना सीखिए। क्यों नहीं? अगर हम पढ़ाई आज का पूरा कर लिए तो बाकी की जो समय है तो उसको काहे नहीं मूवी देख सकते हैं, काहे नहीं घूम सकते हैं। मेरा मानना है जिंदगी एक बार मिला है, जितना ज्यादा जी सकते हैं जी लीजिए। बाद बाकी जब जीने लायक नहीं बचिएगा ना तो कोई नहीं पूछेगा। ये शरीर एक जैसा रहेगा हमेशा? नहीं रहेगा ना। अभी कुछ है, 40 साल के बाद कुछ और हो जाएगा, 50 साल के बाद सारा बीमारियों का भंडार आपके अंदर आ जाएगा। उस समय जैसे चाह के भी बहुत अच्छी अच्छी मिठाइयाँ नहीं खा सकते हैं। दुख तो तब होता है, जैसे जितने भी लोग जॉब में जाते हैं तो उसका सबसे पहला जो बीमारी होता है क्या? अब बताइए, जब आपके पुत्र या पुत्री या पुत्र वधू या पुत्री वधू जो होती हैं वो सिलेक्शन लेंगे और वो मिठाई लेके आएंगे और आप चाह के भी मिठाई नहीं खा पाइएगा, है ना? इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है? इससे बड़ा कुछ दुर्भाग्य हो सकता है? इसलिए अपने आप को हमेशा फिट रखिए, समय से उठिए, थोड़ा जॉगिंग वॉगिंग कीजिए, फ्रेश रहिएगा। और ये मत सोचिए जिंदगी को जीना, ये मत सोचिए कि नौकरी लगेगा तो हम ये हो जाएगा, गंगा थोड़ा इधर है तो उधर खसक के चला जाएगा, कुछ नहीं होगा। ठीक है? इसलिए जिंदगी को जीना सीखिए। और मैं लिख के देता हूं, जितना मजा स्टूडेंट लाइफ में है ना, आफ्टर सिलेक्शन 1% भी वैसा मजा नहीं, कुछ भी नहीं। ठीक है? इसलिए इस लाइफ को एकदम जम के जाइए, यानी कि आप मूवी देखिए। स्टार्ट करें यहां? तो देखिए, हम चर्चा ये कर रहे थे, दिमाग हो गया साफ, चूंकि नया चैप्टर पढ़ा रहे हैं इसलिए थोड़ा सा साफ करना जरूरी था। देखिए, भारत का महान्यायवादी हम लोग पढ़ रहे हैं।
अक्सर हम क्या देखते हैं, जब स्टार्टिंग से राजतंत्र हम जो शुरुआत करते संदर्भ करते, जब राजतंत्र था, राजा थे, सारे प्रजा थे, तो उस समय भी सही और गलत के लिए कुछ व्यक्ति होते थे। अलग बात है उसको हम न्यायाधीश या इस तरह का कोई विशेष वर्ड यूज नहीं करते थे जैसा कि अभी हम करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सही और गलत की पहचान उस समय भी होता था। कई बार देखे होइएगा, अगर कोई व्यक्ति गलत किया तो उसको उस तरह से दंड मिलता था, कोई सही किया तो उसको पुरस्कार दिया जाता था। अब देखिए, ऐसा नहीं कि सरकार से गलती, हमने क्या कहा, आर्टिकल 12 और आर्टिकल 36 में हमने बताया कि राज्य, और राज्य शब्द में कितना लोग शामिल है, पूरा का पूरा सरकार शामिल है। तो क्या सरकार से गलती नहीं होती है? होती है, कई बार गलतियां होती है, और खास करके जब से आरटीआई जैसे चीजें आई तो अधिकारी से कर्मचारी लोग तबाह हो गया। मान लिया जाए आपको सिंपली एक आरटीआई डाल दिए कि फलाना नामक व्यक्ति, आपका जो दोस्त है, वो 4 साल में कितना दिन ऑफिस गया या कितना सैलरी उसको भेजा गया, अब बताइए। तो राइट टू इंफॉर्मेशन आपके पास है, 24 दिन में आपको देना ही पड़ेगा, जन सूचना अधिकारी जो भी है। ये सब चीज पहले नहीं था और ये धीरे धीरे आ रही है, तो ये सब चीजें आसान हो गई ना अब इस प्रकार का इंफॉर्मेशन निकालना। तो कई बार ऐसा देखा गया कि सरकार पर बहुत सारे आरोप लगते रहे हैं। आरोप सही है या आरोप गलत है, इस बात की जांच फाइनली कहां होता है? न्यायालय में होता है ना। तो न्यायालय में होता है, तो मान लीजिए जब मैंने सरकार पे आरोप लगाया कि सरकार ने ये गलती किया, तो न्यायालय में मामला गया, तो सरकार के तरफ से भी तो कोई एक होगा जो इस मामले के लिए लड़ेगा, सही या गलत के लिए। तो मान लिया जाए हमने एक सिंपल सा कोई आरोप लगा दिया कि मान लिया जाए कोई भी ऐसा कोई योजना था जिसका लाभार्थी मैं हूं, मुझे योजना नहीं मिला, इसमें इस प्रकार की ये चीजें हुई, हमने सरकार पे केस ठोक दिया, मामला न्यायालय में गया। तो सरकार का मतलब क्या, अनुच्छेद 12 में जितना पढ़े सब एक एक करके आएगा। तो सरकार के तरफ से भी एक प्रतिनिधि सरकार को रिप्रेजेंट करने के लिए एक व्यक्ति आते हैं न्यायालय में, क्योंकि कोई भी मामला अल्टीमेटली कहां पहुंचता है? न्यायालय पहुंचता है। वही सही या गलत होता है, वही निर्णय होता है ना। तो इसी संदर्भ में संविधान में आर्टिकल 76 में एक वर्ड लाया गया, एक ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करने की बात कही गई जो हमेशा सरकार को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब कोई भी मामले में अगर सरकार न्यायालय पहुंचता है, मतलब एक व्यक्ति सरकार के खिलाफ, कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था सरकार के खिलाफ अगर न्यायालय पहुंचता है, तो सरकार के तरफ से रिप्रेजेंट करने के लिए एक व्यक्ति वहां होगा। और जब कोई मामला न्यायालय पहुंचता है तो एक जज होंगे, और एक जो व्यक्ति जिसने एविडेंस डाला, जिसने मान लिया एफआईआर किया या जो मामला पे अपना एक्शन लिया, उसके तरफ से क्या होगा? वकील होगा ना, आपत्तिकर्ता या जो भी कहिए। किसके अगेंस्ट आपत्ति डाला गया है? सरकार के अगेंस्ट। तो सरकार के तरफ से भी तो एक होना चाहिए, क्या? वकील होना चाहिए। तो वही वकील जो होता है उसी को कहा जाता है भारत का महान्यायवादी। अब जैसे क्या होता है, हम शुरुआत करते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, डीसी, इसके बाद हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय, इसके बाद तो 3 स्तर पे हमारे यहां न्यायालय है। 3 स्तर पे है ना हमारे यहां न्यायालय। तो सुप्रीम कोर्ट, मतलब ऐसा कोई मामला सरकार के खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट में जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट में सरकार के पक्ष से जो व्यक्ति वहां रिप्रेजेंट करते हैं उसी को कहा जाता है एजी ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। यानी आप कह सकते हैं सबसे बड़का सरकारी वकील, सबसे बड़का सरकारी वकील। अगर ये हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट या इस सेंटर में जाने वाला। अब मान लिया हाई कोर्ट तक कोई मामला है सरकार के अगेंस्ट, तो हाई कोर्ट में भी सरकार की तरफ से कोई वकील होगा, तो उसको कहा जाता है, ये हो गया अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, महान्यायवादी। और ये हो जाता है एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया, महाधिवक्ता।
वक्ता, महाधिवक्ता। और इसके बाद जो होते हैं सबसे नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सरकार के तरफ से, तो यहां पे वो व्यक्ति कहलाते हैं क्या? अभियोजन पदाधिकारी, प्रोसिक्यूशन ऑफिसर। अब देखिए होता क्या है, इस चीज को समझिए। अगर ये चीज समझ गए तो सारा खाक फिर लिखना शुरू कर दिया आप लोग, तो खाका आपके दिमाग में आ जाएगा। अब मान लिया कोई सरकार का वकील जो सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहा है सरकार के तरफ से, तो कहीं ना कहीं उसकी योग्यता सुप्रीम कोर्ट जैसा होना चाहिए। मतलब सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीश हैं, न्यायाधीश बनने के लिए जो जो योग्यता होती है, तो उस व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट में चूंकि लड़ना है तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जैसी योग्यता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। उसी तरीके से हाई कोर्ट में अगर कोई व्यक्ति है जो सरकार की तरफ से डिफेंड कर रहा है, तो उसके पास योग्यता किसके तरफ से किसके जैसा होना चाहिए? हाई कोर्ट के न्यायाधीश के जैसा। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जब बात आती है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो जो न्यायाधीश होते हैं तो कहीं ना कहीं योग्यता ऐसी होनी चाहिए। तो लगभग वैसा ही होता है। जैसे अभी कुछ दिन पहले एपीओ का रिजल्ट आया, तो एपीओ क्या था? असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर, सहायक अभियोजन पदाधिकारी। तो पहले सहायक बनता है, उसी में से आगे चल करके अभियोजन पदाधिकारी बनता है। तो देखिए मोटा मोटी हमने ये बताया कि न्यायिक मामला कोई भी हो और उसके तरफ से सरकार को रिप्रेजेंट करने वाला व्यक्ति तीनों स्तर पर है। कौन कौन स्तर पर? सुप्रीम कोर्ट स्तर पर, हाई कोर्ट स्तर पर, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट स्तर पर। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं सुप्रीम कोर्ट के स्तर तक, वो भी कार्यपालिका के अंतर्गत आता है। क्यों? क्योंकि ये कोई न्यायाधीश नहीं होता है, ये कोई सरकारी व्यक्ति नहीं होता है। तो भारत का महान्यायवादी के बारे में थोड़ी सी चर्चा हम लोग करते हैं, ठीक है? अब देखिए इस चीजों को थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं, क्या क्या इसमें हमको पढ़ना है। तो सबसे पढ़ना है भूमिका, इंट्रो। दूसरा पढ़ना है इसकी नियुक्ति या योग्यता वगैरह, सारा चीज इसी में आ जाएगा। सबसे मेन थोड़ा सा समझने का प्रयास करना है इसका क्या? कार्य शक्ति एवं अधिकार। देखिए भूमिका की बात जब आते हैं तो इसमें आपको एक वर्ड हमेशा याद रखना है कि जो महान्यायवादी होता है, इसकी चर्चा कहां है? भाग 5। सबसे पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपको ये आर्टिकल 76। भूमिका में होता है जो महान्यायवादी होता है वो भारत का अच्छा एक चीज नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट वाला महान्यायाधीश वो हाई कोर्ट नहीं जा सकता है, जा सकता है। मतलब पूरे भारत का, मतलब सरकार पूरा, मतलब अब कह सकते हैं 12 में जो हम लोग पढ़े, एक नीचे से लेकर के ऊपर तक जितना भी सरकार राज्य में शामिल है वो सारे राज्य को रिप्रेजेंट करता है। तो भूमिका में तो सबसे पहला चीज चर्चा कर देंगे, अनुच्छेद 76 में एक क्या किया गया? भारत का क्या होगा? महान न्यायवादी होगा। इस पद का सृजन किया गया है, इस पद का सृजन किया गया है अनुच्छेद कितना में? और ये जो महान न्यायवादी होंगे वो भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। ये हमेशा पूछता है, भारत का या सरकार का ये क्या होता है? सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, या सर्वोच्च के जगह और प्रथम विधि अधिकारी होता है, ये भी कह सकते हैं। यानी कि फर्स्ट लॉ ऑफिसर होता है। तो कई बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन, भारत का या सरकार का फर्स्ट लॉ ऑफिसर कौन होता है? सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। और ये व्यक्ति जो होता है वो विधि के मामले में, कानून के मामले में
सर्वोच्च व्यक्ति होते हैं जो सरकार को क्या करता है, किसी मामले में रिप्रेजेंट करता है, अर्थात कानून के मामले में वो उसको सलाह देता है। जैसे आप अपना वकील रखिएगा तो वकील आपको सलाह देगा ना, समय है ना अभी, हाँ है, वकील आपको सलाह देगा ना। तो उसी तरीके से सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है और सरकार को ये सलाह देता है। क्लियर? हमेशा पूछा जाता है कि भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है, प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है। देखिए याद है एक बार हमने बताया, भारत सरकार मतलब क्या, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के कार्यकारी अधिकार में ही तो पूरा कार्य आता है। याद है हमने बताया था आर्टिकल 143, सलाह मांगता है किससे, तो क्या वहां राष्ट्रपति जाते हैं पैदल सुप्रीम कोर्ट, कौन जाते हैं, इन्हीं को ना भेजेगा, इन्हीं को ना भेजेंगे। तो हमने क्या कहा, सरकारी वकील, इसको मोटा मोटी आप समझिए, सरकारी वकील और सरकार को रिप्रेजेंट करने वाला, ठीक है। तो भूमिका में दो चीज आप याद रखिए, आर्टिकल 76 और आर्टिकल, सबसे ज्यादा इसको कार्य क्षेत्र में पढ़ेंगे लेकिन थोड़ा सा बता देते हैं, सबसे ज्यादा जो भारत के महान्यायवादी से जो क्वेश्चन पूछता है वो क्या पूछता है, इसको एक स्पेशल पावर होता है, पता है क्या। जैसे जब संसद का संयुक्त अधिवेशन होता है, राज्यसभा लोकसभा राष्ट्रपति जब भी, या संसद का जब भी सेशन चलता है, चाहे संयुक्त अधिवेशन हो चाहे सेशन चलता हो, तो ये व्यक्ति लोकसभा में भी जाके बैठता है, राज्यसभा में भी जाके बैठ सकता है। मतलब जब बैठक होता है तो ये जाके बैठ सकता है, सलाह दे सकता है, बोल सकता है, लेकिन चूंकि ये सांसद नहीं होता है इसलिए सिर्फ क्या नहीं कर सकता है, वोट नहीं देता है। ये हमेशा सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन पूछा है, इससे, इस चैप्टर से सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन से ऐसे व्यक्ति होते हैं जो संसद के सेशन में या संयुक्त अधिवेशन में जाते हैं, बैठते हैं, सलाह देते हैं, बोलते हैं, लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं है। इसलिए इसको कहा जाता है सरकार का या सेशन का, अथी संसद का मुंहबोला बेटा। मुंहबोला बेटा मतलब समझते हैं, क्या समझते हैं, दामाद को कहा जाता है मुंहबोला बेटा, दामाद समझते हैं ना। उसका आपके वंश से कोई मतलब नहीं है। हमारे यहाँ एक परंपरा रहा है कि बेटा कितनो नालायक हो, पियक्कड़ हो, बाबूजी जब मरेगा आग वही देगा, क्योंकि उसके आग देने से हमें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। अब क्या होगा नहीं होगा ये तो हम नहीं जानते हैं, मरने के बाद ही पता चलेगा, अभी तो मरे नहीं है। ये सब कुछ नहीं, ये सब ब्राह्मणवादी संस्था है जो इसको बनाया गया है, सिस्टम है स्टार्टिंग से ही। मैं हमेशा चर्चा करता हूं, जहां साइंस जो चीजों को नहीं मानता, मैं हमेशा इसके साइड में गया हूं, है कि नहीं, हमेशा। हालांकि चूंकि ज्यादा इस सब से बचने का प्रयास करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मरने के बाद क्या होगा कोई जानता है, लेकिन एक डरा दिया गया, बना दिया गया कि बेटा ऐसे, बेटी। अच्छा, बेटा बेटी में क्या अंतर है, क्या बेटी आग देगी तो बाबूजी नहीं पेट होगा। जिंदगी भर जो है बेटा उसको खाना नहीं दिया, और जिंदगी भर बेटी जो है उसको सेवा सत्कार की, और कौन ये हक दिला दिया भाई कि वो आग देगा तो ये नहीं देगा, ये देगा तू नहीं देगा, है ना। ये सब सही है? नहीं सही है। हम हमेशा एक चीज कहते हैं, पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है अगर आप ये तार्किक नहीं कर सकते हैं कि कौन सही और कौन गलत। अगर आप सब कुछ जानते हुए भी गलत के साथ हैं तो आपके पढ़े होने का कोई फायदा नहीं, और एक अधिकारी होने का तो खैर फायदा है ही नहीं। तो इसलिए आप सही को सही और गलत को गलत कहिए। हमेशा किसी भी मंच पे आप खड़ा हो जाएं तो ऐसा ही होता है। तो हम चर्चा क्या कर रहे थे भाई, हाँ, वोट देने का अधिकार नहीं है। जैसे हमारे यहाँ ही ऐसा कुछ अभी घटना घटा, बेचारा को बेटा नहीं था तो बेटी पाला गया, ये हुआ वो हुआ, लेकिन क्या क्यों नहीं दे सकता है, तो बल वंश में नहीं मिलेगा। कौन कहता है कौन वंश, मरने के बाद कोई वंश होता है, ये होता है वो होता है, कुछ नहीं। ये सब एक पुरानी घिसी पीटी प्रथा है ना। सारा जो कहानी है, जैसे कुछ दिन पहले भी बड़ी वायरल हो रहा था कि वो जहां बन रहा है वहां पे जटायु जी का पहुंचा है झुंड।
जाम बांध का पता चला कि वो वीडियो सच्चाई देखा गया तो कोई मध्य प्रदेश का है तो कोई मतलब कुछ भी है ना। एक बहुत अच्छा सवाल किया गया, अभी इंटरव्यू चल रहा है ना, बोर्ड में बैठे थे ले रहे। आप कहते हैं कि भगवान राम बहुत अच्छे हैं, है ना, सब कोई मानते हैं। काल्पनिक कहानी है, मैं तो उस कहानी को ही नहीं मानता हूं, उसकी कोई सत्यता है। रामायण कब से आया? जब तुलसीदास जी रामचरितमानस लिखे तभी तो हमारे पास। तुलसीदास किसके समय में थे? अरे कालिदास की बात नहीं कर रहे हैं उल्लू, तुलसीदास अकबर के समय में, अकबर के समय में, है ना। हमारे यहां भगवान बुद्ध जिसने भारत, आज भी हम दूसरे जगह जाते हैं तो आई एम फ्रॉम इंडिया, मैं कहां से हूं। अब वो धरती किसका है ये बोलते हैं ना, वहां की बात चर्चा करते हैं। तो ये सब कुछ कहानी बना दिया गया, हमारे दिमाग में बिठा दिया गया। चलो ठीक है, हम कहानी मान लेते हैं। तो दुनिया का कौन सा ऐसा पति होगा जो प्रेगनेंसी के हालात में अपनी पत्नी को छोड़ देगा जंगल में, और उसको हम कैसे माने कि वो पुरुषोत्तम या अच्छा है? कोई भी कारण रहो, नहीं पता था। अब बताइए, आप एक महिला हैं, क्या उसके हस्बैंड को नहीं पता होगा? ये सब बेवकूफी वाला बात मत कीजिए। कोई करेगा ऐसा? जो भी हो, है ना। तो हम ये कहते हैं कि जहां सही है, मैं हमेशा कहता हूं कि जहां पे उन्होंने कई जगह उसने सही किया तो वहां पे सही थे। कहानी की हम चर्चा करते हैं। आज जहां गलत किया तो भाई गलत का कहिए ना। लोग गलत के साथ भी खड़े होते हैं, सबसे ज्यादा गुस्सा ये आता है। और सबसे ज्यादा गुस्सा तो हमको उस पढ़े लिखे नया पीढ़ी पर आता है जो गलत को जानते हुए भी गलत का साथ दे रहा है ना। इसलिए सही का साथ दीजिए। खैर, कहां से कहां तक हम चले गए। हाँ, तो इसमें सबसे ज्यादा क्या पूछा जाता है क्वेश्चन कि कौन सा ऐसा निम्नवैसे व्यक्ति है जो लोग मतलब संसद के बैठक में भाग लेता है, बोलता है, लेकिन अपना वोट नहीं दे सकता है। तो कौन हो जाएगा? भारत के महान्यायवादी। तो भूमिका में हमने इसकी चर्चा किया। अब देखिए, थोड़ी सी हम इसकी योग्यता नियुक्ति की चर्चा करते हैं। तो योग्यता की जब हम बात करेंगे तो महान्यायवादी, चूंकि सुप्रीम कोर्ट वाला हमने चर्चा किया, सबसे ऊपर वाला, तो इसके लिए योग्यता क्या है? जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता है। तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने के लिए क्या क्या योग्यता होती है? तो पहला, भारत का नागरिक हो, 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए हाई कोर्ट में एक न्यायाधीश का, हाई कोर्ट में 5 वर्ष कम से कम न्यायाधीश के रूप में कार्य किया हो, या फिर 10 वर्ष वकील के रूप में कार्य किया हो। अगर इतना एक्सपीरियंस है तो आप महान्यायाधीश बन सकते हैं। इसके अलावे अगर ये दोनों क्वालिटी नहीं है तो राष्ट्रपति के नजर में आप बहुत बड़ा विद्वान है। किस मामले का? कानून का। अगर ये योग्यता आप रखते हैं तो भारत की महान्यायवादी आपको बनाया जाएगा। इसकी एक चीज हमेशा याद रखिए, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, हटाने का काम भी राष्ट्रपति करते हैं। इसका कार्यकाल कुछ नहीं है, इसका कार्यकाल कोई डिसाइडेड नहीं है। ये राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न, राष्ट्रपति चाहे मतलब क्या, सरकार चाहे मतलब क्या, प्रधानमंत्री चाहे मतलब क्या, मंत्री परिषद चाहे, अर्थात याद रखिए, हम कार्यपालिका शक्ति में पढ़ाए थे राष्ट्रपति में कि महान्यायवादी का जो पद होता है इसका कोई कार्यकाल निश्चित नहीं है। जब जब राष्ट्रपति इनको चाहेंगे अपने पद से ये इसे हटा सकते हैं, जब तक उसके इच्छा पर निर्भर है, अर्थात कार्यपालिका शक्ति के इच्छा पर निर्भर है कि ये कितना। अक्सर आपको क्या किया जाएगा, दे देगा 5 वर्ष। 5 वर्ष तो सब जगह लगा दीजिएगा, यहां पे होगा नहीं होगा। तो ये चीज हमेशा पूछा जाता है, इसीलिए देखते होइएगा कुछ दिन पहले के वेणुगोपाल में 2014 में अक्सर क्या देखा जाता है, जब सरकार पलटती है ना तो ये पद भी क्या होता है, लगभग चेंज हो जाता है। जैसे 2014 में, जरूरी नहीं है 2014 में के वेणुगोपाल बने, ये 2014 से अगला चुनाव कब हुआ, 19 23 है ना, लगभग 23 के पास आकर के अभी कौन बने हैं, अभी करंट में कौन है, भारत का महान्यायवादी कौन है अभी, आर वेंकट रमनी।
आर वेंकट रमनी, तो इधर चेंज हुआ है 2023 में, यानी कि 14 से लेकर 2023 कितना 6 3 9 साल है किसी का। यानी अर्थात कह सकते हैं कि राष्ट्रपति के कार्य शक्ति इसके अधिकार पर निर्भर है, इसके प्रसाद प्रयत्न पद पर, इसके इच्छा पर निर्भर है। और राष्ट्रपति का कार्यकारी शक्ति में किसका इच्छा चलता है? कार्य मंत्री परिषद का। तो मंत्री परिषद का जब तक इच्छा है तब तक, यानी मंत्री परिषद का इच्छा जब तक, यानी के वेणुगोपाल कितना 9 साल तक 8 साल तक रहे। इसलिए हमेशा कभी कभी ये फंसा देता है कि महान्यायवादी का कार्यकाल कितना होता है, कुछ होता है? राष्ट्रपति जब चाहे इसे हटा सकता है, हटा सकते हैं कि नहीं? तो यही सब इसका जो है योग्यता, नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं, योग्यता वगैरह सारा चीज बता ही दिए, कार्यकाल वगैरह होता नहीं है ना? क्या एज लिमिट लगभग होता है, ये आपका सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उतना ही 65 वर्ष के आसपास तक होता है, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। मतलब मोटा मोटी सारा चीज सुविधा जो होता है एज ए जज के। अब वैसे वेतन वतन की जहां तक बात किया था तो ये संसद के रूप में इसको मिलता है, ठीक है। इसका देखिए कार्य शक्ति में जब जाइएगा तो 2-3 चीज हमेशा ध्यान रखना है, मेनली रूप से जहां से क्वेश्चन पूछता है। कार्य शक्ति अधिकार, ये भारत सरकार को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। ये भारत सरकार को रिप्रेजेंट करता है। ये किसी भी कीमत पे सरकार के खिलाफ नहीं जा सकता है, किसी भी कीमत पे सरकार के खिलाफ ये नहीं जा सकता है, ठीक है। आर्टिकल 143 के तहत कोई भी जब सजेशन मांगा जाता है सुप्रीम कोर्ट से कार्यपालिका के माध्यम से, तो उसको रिप्रेजेंट करने का कार्य किसका होता है? महान्यायवादी का होता है। अच्छा, हमेशा याद रखिए, चूंकि यह एक सरकारी पद नहीं माना जाता है, इसलिए रिटायर के बाद यह निजी कार्य भी कर सकता है, निजी कार्य भी कर सकता है। सरकार से रिलेटेड किसी मामले पर यह हाई कोर्ट में भी यह हाई कोर्ट में भी सुनवाई कर सकता है सरकार के किसी मामले पर, ठीक है। ऐसा नहीं है कि महान्यायवादी हाई कोर्ट में नहीं करेगा, हाई कोर्ट में भी जाके सुनवाई कर सकता है, किसी भी न्यायालय में इसको सुनवाई करने का अधिकार होता है। तो यही सब इसके अधिकार क्षेत्र में आता है, और तो ज्यादा कुछ है नहीं। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, बिल्कुल। निजी कार्य इसलिए करते हैं ना, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, सरकार का कार्यपालिका में रहता है, लेकिन इसका कोई कार्यकाल निर्धारित नहीं है, कब तक ये रहेगा नहीं रहेगा। इस मामले में ये अपना निजी कार्य भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी अदालत में सुनवाई कर सकता है। इसमें सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना, कि संसद के बैठक में भाग लेगा, बोलेगा, अपना सजेशन देगा, निजी राय देगा, लेकिन ये क्या नहीं करेगा। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखें, सरकार के अगेंस्ट कभी ये नहीं जा सकता है, सरकार पे कभी कोई टिप्पणी नहीं कर सकता है, हमेशा सरकार को किसी न किसी विवाद से ये बचाव करता है। मतलब मोटा मोटी समझिए, बहुत सारा मूवी देखे होइएगा, तो उन सारे मूवी में, इसको फेंक के लाइए, ठंडा हो गया, उन सारे मूवी में कोई जो बड़ा फैमिली होता है ना, किसी मूवी का जो मुख्य जो पिलर होता है उस मूवी का, और अक्सर वो विलन का घर ही होता है, तो एक वकील वो हमेशा रखता है ना, और वो कभी भी किसी भी मामले पे उस घर के अगेंस्ट कभी बात नहीं करेगा। तो कुछ ऐसा ही होता है महान्यायवादी। तो महान्यायवादी का निकालिए, मटेरियल निकालिए। बिरजू जी, वो भारत सरकार के खिलाफ कोई सलाह नहीं कर विश्लेषण नहीं दे सकता, जिस मामले में उसे पेश किया गया हो उस पर वह कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। हो गया कंप्लीट। आइए, आपका स्वागत है। तो फाइनली आज हमने कंप्लीट करा उपराष्ट्रपति भी और भारत का महान्यायवादी, ठीक है। सेंटर के कार्यपालिका में प्रधानमंत्री और उसका मंत्री परिषद बच गया है, कोशिश करेंगे कल उसको भी कंप्लीट करने का, ठीक है। बंद कर दीजिए।